नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जीएस में ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कर रहे हैं और उसके साथ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी कर रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के क्रम में ये तीसरा वीडियो है। अगर आप दो नहीं देखें तो उसको जाके देखिए, फिर आप इसे देखिए। ठीक है, 4 से 5 वीडियो में आपका ज्योग्राफी जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो लगभग हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, है ना। देखिए, एक होता है ग्लोब। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल। पृथ्वी का मॉडल, पृथ्वी को समझने के लिए उसका एक छोटा मॉडल बनाया गया जिसे हम कहते हैं ग्लोब। ठीक है, अब इस ग्लोब पर दो रेखाएं खींची गई, दो प्रकार की रेखाएं खींची गई। तो एक का नाम आपका पड़ा अक्षांश रेखा और एक का नाम पड़ा देशांतर रेखा। ठीक है, एक देशांतर रेखा है और एक क्या है, एक आपका अक्षांश रेखा है। देखिए, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी, ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई उसे कहा गया देशांतर, और जो क्षैतिज रेखा खींची गई, क्षैतिज रेखा, उसे कहा गया अक्षांश, है ना। अब देखिए, जो देशांतर रेखाएं हैं, इनकी यह खास करके क्या है, लोकेशन को बताती हैं, है ना। दो, किसी भी देश का स्थिति बताती हैं कि किसी भी देश, कोई देश कहाँ होगा, देश के स्थिति को बताने का काम कर रही होती है लोकेशन। ठीक है, और ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, स्थिति दिखाएंगी, समय दिखाएंगी, समय बताती हैं, तिथि बताती हैं। ठीक, और इसके बाद जो है ये जो देशांतर रेखाएं हैं, है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट देशांतर रेखाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे 0 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, और इसके बाद क्या है, 82.5 डिग्री। ठीक है, और अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं जो जलवायु को प्रदर्शित करती हैं, किसी भी जहां से गुजर रही है वहां का जलवायु कैसा होगा, मौसम कैसा होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को बताने का जो कार्य कर रही होती है अक्षांश रेखाएं कर रही होती हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री, है ना, इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एक कोई मान लीजिए कि मॉडल है, ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी का एक मॉडल है। इस पर जो, इसको ध्रुव को, इसके जो ध्रुव हैं, है ना, ये ध्रुव है, और ध्रुव को मिलाते हुए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए जो रेखाएं खींची गई ऐसे। ठीक है, इनको मिलाते हुए जो है जो रेखाएं खींची गई, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये है देशांतर रेखाएं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल को मिलाते हुए जो रेखा खींची गई उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। यह किसी भी देश की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। देशांतर रेखाएं जो है किसी भी देश की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। इनके अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 360 होगी। इनकी संख्या क्या होती है, 360 होती है। ठीक है, याद रखना है 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। 0 डिग्री देशांतर और इसके बाद जो है 0 डिग्री देशांतर और 360 डिग्री देशांतर, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो कुल संख्या इसकी 360 होती है। जीरो आपसे पूछेगा कि कौन से दो देशांतर एक ही हैं, 0 डिग्री देशांतर को ही 360 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अगर आप 0 से गिनेंगे तब 360 तक नहीं पहुंच पाएंगे आप, है ना।
या तो एक से गिनिए, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आपको याद रखना है कि 0 डिग्री देशांतर और 360 डिग्री देशांतर क्या है, दोनों सेम होते हैं। तो ये हो गया देशांतर रेखा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ग्रीनविच लाइन, क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, ठीक है। इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है इसको, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। ग्रीनविच लाइन को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद है आपका 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री जो देशांतर है, इसको एक कहां से गुजरेगा, तो आप पहले तो एक कहिएगा कि इसका लोकेशन आपसे पूछेगा, बेरिंग जल संधि, है ना, बेरिंग जल संधि से होके गुजरता है। या आप कह सकते हैं प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, वहां से होके गुजरता है, जिसमें दुनिया की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है, ठीक। बेरिंग जल संधि से होके गुजरेगा, है ना, बेरिंग जल संधि से होके गुजरता है 180 देशांतर। इसको हम अंतरराष्ट्रीय दिनांक लाइन, डेट लाइन कहते हैं, दिनांक रेखा कहते हैं। यह मतलब दिनांक को निर्धारित कर रही होती है ना, यह दिनांक को निर्धारित कर रही होती है, ठीक है। यह रेखा जो है दिनांक को निर्धारित कर रही होती है, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, ठीक। इसके बाद है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर। अब 82.5 डिग्री देशांतर कहां से होकर गुजरेगा, 82.5 डिग्री देशांतर यह भारत की टाइमलाइन है, भारत की समय रेखा कही जाती है, भारत की समय रेखा। इसको IST बोलते हैं, IST, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, है ना। इसको GMT बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को GMT, इसको IST बोला जाएगा, ठीक, है ना। भारत की समय रेखा ये कहां से गुजरेगा, नैनी, मिर्जापुर। ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों याद होना चाहिए, है ना। 82.5 डिग्री देशांतर जो है नैनी से या मिर्जापुर से होके गुजरेगा। यह भारत के 5 राज्यों से होके गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से होके गुजरेगा, ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होके आपकी देशांतर रेखा गुजरेगी, ठीक। दूसरा जो है वो है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होगा, ये क्षैतिज होगा, ये क्षैतिज खींचा जाएगा, है ना। अक्षांश रेखा जो है क्षैतिज खींचा जाएगा। चलिए इधर बना देते हैं। अब देखिए अक्षांश रेखा ये क्षैतिज होगी, है ना, यह क्षैतिज होती है। यह वास्तव में पृथ्वी के केंद्र से कोण को प्रदर्शित कर रही होती है ना, पृथ्वी के केंद्र से कोण को प्रदर्शित कर रही होती हैं। यह देश, किसी भी देश की जलवायु को निर्धारित करती है कि वहां का जलवायु मौसम कैसा होगा, ठीक है। इनके अगर हम संख्या की बात करें, अगर रेखा होगा तो आप याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इसकी संख्या 90 होगी, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी संख्या 90 होगी, और एक होता है आपका विषुवत रेखा, तो कुल मिला के हो जाएगा 181, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहे अक्षांशी वृत्त की बात करिए, अक्षांशी वृत्त, अक्षांश वृत्त कितने हैं, तब आप 2 कम कर लेंगे, ठीक है, 2 आप कम कर लेंगे, होगा 179। मेन आपको यही मिलेगा, 179 इसकी संख्या होती है, ठीक है। जैसे अगर ये पृथ्वी है, इस पर जो हम इस तरह से जो रेखाएं खींचते हैं, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षों के बीच की दूरी बताने वाले को अक्षांश कहेंगे, देश के बीच की दूरी बताने वाले को देशांतर कहेंगे, देशांतर, ठीक। अब देखिए अक्ष है, ये नॉर्थ पोल
और साउथ पोल, है ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी को बताने वाले को हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी पर एक लाइन खींचा गया, बीचों बीच से दो भागों में बांटा गया, इसको 0 डिग्री अक्षांश या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा भी कहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। महारानी देखिए, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव में 90 रेखाएं खींची गई। यहां से देखिए कोण मेजर किया जा रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते तो कुल 90, तो 90 टोटल जो है 90 कोण बन रहे हैं। तो 90 इधर 90 इधर और एक ये आपका कुल 181 है। लेकिन जो यहाँ पे बनेगा ना एक बिंदु जैसा बनेगा, अब इसीलिए इसको जो है वृत्त में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल वाले को और साउथ पोल वाले को गिना नहीं जाएगा क्योंकि यह एक बिंदु बस होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो अगर अक्षांशी वृत्त की बात करें कि अक्षांशी वृत्त कितने हैं, तो 179 है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम जानना ही चाहिए, है ना। तो कहाँ लिखे, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रमुख अक्षांश, तो सबसे पहले है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं क्योंकि पृथ्वी को दो भागों में बांटेगा। विषुवत रेखा कहेंगे, विषुवत रेखी वन यहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है दुनिया में, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे होगी, है ना। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता दुनिया में यहाँ पे अमेजन के जंगल पाए जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ी नदी पाई जाएगी अमेजन नदी, अमेजन का जंगल जिसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं वो भी यहीं पे स्थित होगा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है आपका, ठीक। अब 0 डिग्री अक्षांश हो गया, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। देखिए इसको कांगो नदी काटती है, कांगो नदी, या इसको जायरे नदी जो है 2 बार काटती है। तो दुनिया की कौन सी नदी इसे 2 बार काटती है, तो आप कहेंगे कांगो या जायरे, ठीक। इसके बाद है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, याद रखना नॉर्थ उत्तरी, उत्तर में 23.5 डिग्री है, वास्तव में 23.5 डिग्री होगा नहीं, है ना, 23 के बाद 24 होगा। लेकिन क्या होता है 23.5 तक जो आपका सूर्य जाएगा, यहां तक जो है सूर्य की प्रकाश किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए ये बहुत फेमस है, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहेंगे कर्क रेखा, ठीक है। अब यह कर्क रेखा है और यह कर्क रेखा, इसको माही नदी, गुजरात की जो माही नदी है इसको 2 बार काटेगी, ठीक है। और यह भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होके गुजरेगा, भारत के 8 राज्यों से होके गुजरेगा। और ये राज्य होंगे आपके मित्र पर गमछा झार, है ना। तो याद रखना है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, और फिर क्या है छत्तीसगढ़, और लास्ट में है झारखंड। ये 8 राज्य हैं, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा क्या है, कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अब इसके बाद है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, है ना। और यह जो है इसको जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो, ये क्या करती है 2 बार काटने का कार्य करती है, ठीक है। आगे चले, है ना, चलिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही फिर से है, एक बार देख लेते हैं। अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखा खींची गई है उसी को हम अक्षांश रेखा कहेंगे। भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई है ना,
पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। ठीक, इनकी संख्या कुल 181 है, आपको बताए दिए 90 90 और एक जो है, लेकिन रियल में क्या संख्या है, अगर आपसे वृत्त की बात करेगा तो 179 है ना। इन अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्षांशों के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर है। आपको याद रखना है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य भी हो सकती है ना, लेकिन जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर आपका बना रहेगा। ठीक, तो इनके बीच की दूरी को 111 किलोमीटर कहते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहेंगे। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को गोलार्ध कहेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा, है ना। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वह 8 राज्य कौन से हैं? मित्र पर गमछा झार, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या आपका झारखंड। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से भारत की जो माही नदी है जो गुजरात में बहती है, इसको जो है काटेगी। ठीक है, 2 बार। इसके बाद 23.5 डिग्री, इसको मकर रेखा कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं इसको, है ना। 23.5 डिग्री देखिए नॉर्थ है, इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 23.5 डिग्री को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये क्या है? ग्लोब है, बात मत करिए। देखिए ठीक बीचों बीच जो रेखा खींची गई इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, यहां पे जो रेखा खींची गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे यहां पे भी खींचा गया, इसको कहा गया 23.5 डिग्री साउथ, है ना। देखिए आगे चल के फिर रेखा खींचा गया 66.5 डिग्री, है ना, नॉर्थ, और यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, है ना। ऐसे यहाँ पे भी एक रेखा होगा, तो इसको हम कहेंगे 66.5 साउथ, और ये हो गया आपका साउथ 90 डिग्री। देखिए जो एकदम बीच में है इसको हम कहेंगे विषुवत रेखा, है ना। जो एकदम ठीक बीचों बीच में है इसको हम नाम देंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, है ना। इसको हम नाम देंगे कर्क रेखा, और नीचे वाले को कहेंगे मकर रेखा। ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, इनके बीच में ना सूर्य ऊपर नीचे करता रहता है ना। सूर्य की जो लंबवत प्रकाश किरणें इन्हीं के बीच में हमेशा चमकती रहती है। अच्छा कोई बताएगा कि कब कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है? ठीक, मकर रेखा पे, ठीक है, याद रखना है 21 जून, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, है ना। और इसके बाद 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य क्या होगा? लंबवत होगा। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए जून में उत्तरी गोलार्ध का दिन बड़ा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध का? जिधर सूर्य होगा, जिधर उसकी प्रकाश किरणें पड़ रही होगी वहां का दिन बड़ा हो जाएगा। और गर्मी में या जून वाले महीने में अब धीरे धीरे हम लोगों का क्या हो रहा है? दिन बड़ा हो रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण हो चुका है ना, उत्तरायण कहते हैं इसको। तो इस तरह से सूर्य अब इधर आ चुका है कर्क रेखा की तरफ। तो 21 जून तक जो है क्या होगा? सूर्य यहां तक पहुंच जाएगा आपका, है ना। सूर्य यहां तक पहुंच जाएगा। कहा जाता है कि जब सूर्य यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पूरा ठंडी अब पड़ने लगेगी। यहाँ क्या होगा? जैसे ऑस्ट्रेलिया में इस समय ठंडी पड़ रही होगी, धीरे धीरे वहां ठंडी बढ़ रही होगी। साउथ अफ्रीका में पूरा ठंडी इस समय ठंडी चल रहा होगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं वो मकर संक्रांति कर्क संक्रांति मनाएंगे, है ना। भगवान को जो है सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को खुश करने के लिए क्या मनाते हैं? कर्क संक्रांति। पूजा करेंगे कि हे सूर्य देवता आप हमारे तरफ आइए। और कहा जाता है कि उसके बाद सूर्य इधर चले जाते हैं। जब इधर आने लगते हैं तो फिर हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति।
यही काम चल रहा है और सूर्य क्या है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, ये जो है कथाओं के आधार पे है, एक धार्मिक मत है इसके पीछे। ठीक, फिलहाल जो है 21 जून को कर्क रेखा पर जो है क्या होगा, सूर्य लंबवत होगा। और 22 दिसंबर को, दिसंबर वाले महीने में हम लोगों के यहाँ क्या होगा, दिन छोटा हो जाता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ लंबवत होता है, इधर पूरी गर्मी होती है। ठीक, तो 21 जून को कर्क 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 पर सूर्य की लंबवत प्रकाश किरणें होगी और 22 दिसंबर को जो है मकर पर होगी। ठीक है, अब बताइए विषुवत रेखा पर कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर, ये डेट आपको याद रखनी है ना। विषुवत देखिए कर्क रेखा पर एक बार लंबवत होगा 21 जून, 21 जून उधर 22 जून, ठीक, सॉरी 22 दिसंबर, 21 जून फिर 22 दिसंबर, ठीक 6 महीने बाद। समझ पा रहे हैं ना। और इसके बाद जब सूर्य इधर से जा रहा होगा तो 21 मार्च को यहां पर लंबवत होगा, फिर यहां जाएगा 21 जून को, फिर जब वापस आएगा तो 23 सितंबर पे फिर आ जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार आएगा, है ना। कर्क रेखा पर वर्ष में केवल 1 बार आएगा, मकर रेखा पर केवल 1 बार आएगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर 2 बार आएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहां देखिए सूर्य की तिरछी किरणें पहुंचती है ना। तो ये आपका ठंडी और गर्मी वाला मौसम रहता है, हल्का हल्का ठंडी हल्का हल्का गर्मी। यहां सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है 66:30 के बाद, है ना। तो इसे हम कहते हैं शीत प्रदेश, ये आपका शीत प्रदेश है ना। तो आपसे प्रश्न करेगा कहीं कहीं 60 डिग्री से 90 डिग्री होगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, 66.5 भी बोल सकते हैं, 60 भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक विभाजन है, पूरे पृथ्वी का ग्लोब का विभाजन है, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो शीत शीत प्रदेश किसे कहेंगे, 66.5 से 90 के बीच का जो है, जो 66.5 है ना, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। प्रादेशिक अगर विभाजन आप लेते हैं अक्षांश के आधार पे, ठीक है, तो एक होगा आपका शीत प्रदेश, देखिए एक तो होगा उष्ण और एक होगा शीत। उष्ण का मतलब क्या हुआ, गर्मी, जहां बहुत ज्यादा गर्मी लगे, तो जहां सूर्य चमकेगा वहां गर्मी रहेगी, यानी ए वाला जो इलाका है ये क्या कहलाएगा आपका, उष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। ये कहां से कहां तक होगा, 23.5 से 23.5 के बीच में होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री, है ना, साउथ के बीच। कुछ लोग इसको 30 कहेंगे, है ना, 30 से 30 के बीच भी आप बोल सकते हैं। अगर इसके बेस पे बांटेंगे तो ए होगा, और कुछ विद्वान जो है इसको क्या कहते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ। कंफ्यूज मत होइएगा आप, है ना, दोनों आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसको शीत प्रदेश को क्या कहेंगे, 60 से 90 या 66.5 से 90, इसके बीच का जो समय होगा वो शीत प्रदेश होगा। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होंगे। अब देखिए इसके बीच में बच रहा है, अब बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, बीच वाले भाग को शीत और उष्ण दोनों है, तो इसका नाम पड़ जाएगा शीतोष्ण। समझ पा रहे हैं ना। तो 23.5 से 66.5 के बीच जो होगा उसे हम शीतोष्ण कहेंगे। समझ पाए, ये हो गया थोड़ा विभाजन, अक्षांश रेखाओं के आधार पे पृथ्वी का विभाजन, है ना। तो देखिए अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें, अब ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गई थी उसका नाम हमने रखा भूमध्य रेखा, क्योंकि 2 भागों में बांट रही थी। 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा नाम दिया गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा। अब इसके बाद 66.5 भी हो गया, इसके बाद प्रकाश किरणें पहुंचती ही नहीं है, इसके इधर जो है पहुंचेगी ही नहीं, तो इसको क्या नाम देंगे, तो इसका नाम दिया गया, चूंकि आपको पता है कि नीचे क्या है, अंटार्कटिक, है ना, नीचे क्या है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ जाएगा है ना, अंटार्कटिक वृत्त इसको कहते हैं। और ऊपर वाले को, ऊपर कौन सा महासागर है, आर्कटिक, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा आर्कटिक। याद रखना, ऐसे भी समझिए, अंटार्कटिक नाम बड़ा है,
बड़ा चीज हमेशा नीचे आ जाएगा। तो अंटार्कटिक नीचे, आर्कटिक ऊपर। आर्कटिक छोटा है, लोग कंफ्यूज होते हैं अंटार्कटिक और आर्कटिक में, है ना। आर्कटिक छोटा है, अंटार्कटिक बड़ा थोड़ा है सुनने में, लिखने में। तो जो बड़ा है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, साउथ वाला अंटार्कटिक, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, आर्कटिक। देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है, 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक कहते हैं। समझ पाए, ठीक है। तो ये मुख्य जो है अक्षांश रेखाएं हैं, ये सर्किल के रूप में होती हैं, ठीक। अब देशांतर रेखाएं, दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अलग करने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी संख्या 360 होती है ना। ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, 0 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक। अच्छा, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी, हमने कहा ना लगभग इनके बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर इनकी भी होती है। लेकिन चूंकि ये रेखाएं आप जानते हैं कि ऐसे खींची जा रही हैं, तो इस तरह से खींची जा रही हैं, है ना, ठीक। तो सिंपल सी बात है यार, जब ध्रुव रहे, जब भूमध्य रेखा रहेगा तो यहाँ इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है और यहाँ पर ये सारी रेखाएं आके मिल जाती हैं। तो जो ध्रुव होगा, ध्रुव पर इन रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, 0 डिग्री, सॉरी 0 किलोमीटर, यानी इनके, और जबकि यहाँ लेंगे तो यहाँ लगभग 111 आप याद कर सकते हैं, या 111.32, है ना। 111 याद कर लीजिए। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर और अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर। अच्छा, कोई बता सकता है कि इन रेखाओं के बीच की जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्या नाम है ना, गोरे कहा जाता है ना। आपसे कहेगा गोरे क्या है, इनके बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, ठीक है। एकदम याद रखना है कि इनके देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसे गोरे कहा जाएगा। अभी जल्दी में कोई एग्जाम हुआ तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोरे क्या है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, लेकिन पेपर में पूछा गया था इन रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोरे। गोरे वास्तव में क्या होता है, इनके बीच का एक क्षेत्र होता है, ठीक है। अब 0 डिग्री देशांतर को आपको हमने बताया जीएमटी कहेंगे, ग्रीनविच टाइम लाइन कहते हैं। 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। समय 1 डिग्री घूमेगा अगर तो 4 मिनट का बदल जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है, देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है, गोरे। आपको बताया ही अभी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, गोरे। आईएसटी क्या है, इंडियन टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। आपको पता है कि भारत के 5 राज्य से होके गुजरेगी, ठीक है, और भारत के इलाहाबाद और नैनी से होके गुजरती है, ठीक है। भारत के इलाहाबाद और नैनी से, इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर भी याद रखिएगा, मिर्जापुर से होके ये गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी, 5 राज्य। कोई बता सकता है 5 राज्यों का नाम, बताइए। कौन कौन से, देखिए यूपी, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछे जा रहे हैं, ठीक, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। तो यह यूपी से, भारत के 5 राज्यों से अंतरराष्ट्रीय भारतीय जो समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब ये बताइए, क्या भारत में कोई ऐसा जगह है जहां पे जो कर्क रेखा है और जो क्या नाम आपका आईएसटी एक दूसरे को काटती हैं, हाँ, छत्तीसगढ़, बहुत अच्छा। नाम बताइए उस जगह का, याद है किसी को, छत्तीसगढ़ ही याद कर लीजिए, है ना, ठीक। देखिए जहां पर कर्क रेखा और क्या बोले हैं, ठीक है, 82.5 डिग्री भारतीय समय रेखा जो है एक दूसरे को कहां काटेगी, तो छत्तीसगढ़ में, है ना।
छत्तीसगढ़ का कहाँ, कर्क रेखा का संबंध किससे है, सूर्य से ना। याद कर लीजिए कि सूरजपुर है ना, सूरजपुर जो जिला है वहां पे जो है काटती है छत्तीसगढ़ के, है ना। खास करके आप छत्तीसगढ़ याद रखिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक। देखिए जो 180 डिग्री है बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से होके गुजरेगा, ठीक है। इसको 8 बार मोड़ा गया है, एक ही देश में दो ना हो। भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। कर्क और मकर रेखा अफ्रीका में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है ना। अच्छा, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं, ठीक। आगे चले। अब देखिए घास के मैदान है ना। अब हम बात कर रहे हैं घास के मैदान की। देखिए जो घास के मैदान है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक कहलाएगा शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। अभी हमने बताया कि जैसे पृथ्वी है इस पर 0 डिग्री अक्षांश है, इसके बाद क्या है 30 डिग्री आप मान सकते हैं, 23.5 मान सकते हैं। इसके बाद क्या 66.5 है ना, ऐसे नीचे भी आप ले लेंगे है ना, 23.5 साउथ और 66.5 साउथ। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले को क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधी है ना। एकदम इधर वाले को क्या कहेंगे, इस वाले को, ये शीत प्रदेश है, यहाँ हद से ज्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फ होता है, तो यहाँ तो घास उगेंगे नहीं, घास ये दोनों क्षेत्रों में उगेंगे। तो इसमें जो घास पाया जाएगा इसे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाएगा। कभी कभी लोकेशन पूछता है कि कहां से कहां तक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, तो याद रखना 23.5 साउथ से 23.5 मकर और कर्क रेखा के बीच में है ना। अब इसके बाद जो घास के मैदान पाए जाएंगे ना, वो आपके क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण, क्योंकि ये क्षेत्र ही आपका क्या है, शीतोष्ण है। समझ पा रहे हैं ना। तो घास के मैदान को दो भागों में बांटते हैं, ठीक। एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, एक शीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है। अब आइए मान लेते हैं कि नक्शा है, सपोज दैट मान लेते हैं समझने के लिए। देखिए ए आपको पता होगा ये एशिया है ना, ए यूरोप है, ए शांत रहिए, एशिया यूरोप, ठीक है। ए आपका अफ्रीका ए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। ए उत्तरी अमेरिका है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है। और ए आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका है। देखिए उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस। किसके नाम पे नाम रखा गया, इन दोनों अमेरिका की खोज जो है कोलंबस द्वारा किया गया है ना। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है कुक ने किया था, कुक याद रखना है, कुक ने इसकी खोज किया था। और भारत की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा है ना। अब देखिए ये आपके 7 महाद्वीप हैं, एशिया और यूरोप को कौन अलग करेगा,
यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर। ठीक है, यहाँ की सांस्कृतिक अलगाव है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है। ठीक है, इसीलिए इसको हम दो महाद्वीप कहते हैं, जहाँ सांस्कृतिक रूप से क्या हो, एक दूसरे से अलग हो, सभ्यता अलग हो। ठीक है, बड़ा भूभाग हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे, महाद्वीप। अब देखिए, एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में पाया जाता है, तो आप कहेंगे कौन सा देश है, रूस। ये रूस वाला इलाका है पूरा, ये रूस है। देखिए, रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वह कहाँ पे है, यूरोप में। मैक्सिमम रूस की जनसंख्या कहाँ रहती है, यूरोप में। ठीक है, इसीलिए यह अपने आप को यूरोप का कंट्री मानेगा, है ना, यूरोप का कंट्री हो गया। इसके बाद एक जो है तुर्क है, तुर्की। तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का बीमार देश कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ सभ्यता क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, प्रतिबंध ज्यादा है। ठीक है, तो अब जब वैसे भी क्या है, जो अंग्रेज हैं या जो यूरोपियन है, जो पश्चिमी देश हैं, अपने सभ्यता को बेटर मानते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ क्या सभ्यता से बधा हुआ देश है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बीमार देश, है ना, यूरोप का बीमार अगर देश कहा जाए तो आप याद रखेंगे किसको कहा जाएगा, तुर्क को, है ना, तुर्क को। तो ये भी क्या है, इसका भी कुछ भाग जो है आपका एशिया महाद्वीप में, कुछ यहाँ पे है। इसके बाद देखिए, अफ्रीका और एशिया को अलग करेगा, यहाँ पे क्या है ना, ये क्या है, ठीक है, बाबे उल मंडेब जल संधि है। अच्छा, इसी के पास यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बताइए, इस समय बहुत चर्चा का विषय है, कौन सा है, जल संधि, हार्मुज का नाम सुने है ना। ठीक है, यहीं से जो है पूरे देश पर क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है ना, तेल को रोका जा रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ से दुनिया के मैक्सिमम देश यहाँ से निर्यात कर रहे होते हैं तेल को, तो ईरान क्या किया, यहाँ पे पूरी तरह से भाई जाने नहीं दे रहा है। अब जाने नहीं दे रहा है तो तेल संकट जो है देश में, पूरे विश्व में बना हुआ है, कई सारे देशों में लॉकडाउन वाली स्थिति हो गई है। भारत में भी आप सुने ही जल्दी में, प्रधानमंत्री क्या है इस पर जो है बोल रहे थे कि भारत में वही स्थिति है। ठीक है ना, तो ये देखिए यहीं पे है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका क्या नाम है इसका, बाबेब उल मंडेब जल संधि। इसके बाद ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे स्वेज नहर है। स्वेज नहर क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नहर है, जो यूरोप को या एशिया को आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है अलग कर रही होती है, अफ्रीका। ठीक, इसके बाद क्या है, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, दुनिया का सबसे व्यस्ततम मार्ग, सबसे ज्यादा जो यहाँ से जहाजें गुजरती हैं वो आपका है। नदी में अगर कहेगा तो राइन नदी है ना, नदी में सबसे व्यस्तम नदी राइन है। अगर जल संधि में कहेगा तो जल संधि में जिब्राल्टर जल संधि है। अगर आपसे महासागर में कहेगा तो सबसे ज्यादा जो है आपका अटलांटिक महासागर है ना। दुनिया के सबसे व्यस्ततम की अगर बात करेगा, व्यस्ततम, ठीक, तो देखिए जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, है ना। अगर हम नदी की बात करेंगे तो राइन नदी है, ये नदी है। और अगर महासागर की बात करेगा तो अटलांटिक महासागर है। ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ से व्यापार होता है, सबसे ज्यादा जहाजें आती जाती हैं, पानी वाली जहाजें सामान लेके जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पनामा जल संधि है ना, याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है, नीचे दक्षिण सागर है, और नीचे एक महाद्वीप है जिसे अंटार्कटिक महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर एक महासागर जिसको आर्कटिक महासागर कहते हैं। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हम घास की बात करते हैं, है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो यूरोप वाले हैं वो क्या किए, चल कर कहाँ आए, एशिया में। तो एशिया में जब चल के आए ना, तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ चल के आए ना, स्टेप स्टेप आए, तो स्टेपीज आपसे याद रखना है कि स्टेपीज कहाँ का घास का मैदान है, तो आप कहेंगे एशिया का, खास करके रूस और चीन का, है ना, मेन रूस का है। आप हम घास के मैदान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो घास का मैदान याद रखना आपको कि ये लोग चल के आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, एशिया में। तो स्टेप स्टेप स्टेपीज कहाँ है, एशिया में। अभी जो जब चल के आए तो यहाँ लूट के ले गए, तो फिर खा पी के खूब हिस्ट पुष्ट हो गए। पुष्टाज, पुष्टाज कहाँ की घास का मैदान है, तो आप यूरोप का, है ना, खास करके हंगरी वाला जो इलाका है वहां जो है पुष्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए उत्तरी अमेरिका के लोग क्या करेंगे, है ना,
जब संकट आएगा तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना, प्रेयरीज, तो प्रार्थना करते हैं। ईसाई धर्म वाले क्या करेंगे, प्रार्थना, प्रेयरीज, है ना। अब इसके बाद क्या है, देखिए सबसे नीचे कौन है इस महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया, तो यहां क्या हो जाएगा, डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान, ठीक। अब देखिए अफ्रीका का एक घास का मैदान है, साउथ अफ्रीका, याद रखना है, क्या कहते हैं, वेल्ड, बहुत फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका, लोकेशन एकदम याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के घास का मैदान क्या कहलाएगा आपका, वेल्ड कहलाएगा, ठीक। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में है, उसी में घास का मैदान है, सवाना, स से सहारा, स से सवाना, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे घास का कौन सा मैदान पाया जाएगा, सवाना, है ना। सहारा मरुस्थल के आसपास वाला जो इलाका है, सवाना घास का मैदान, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है जहां बुशमैन जनजातियां पाई जाती है, शुतुरमुर्ग पाया जाता है, ठीक है। दीमक की तरह, दीमक को चावल की तरह खाने वाली जनजातियां पाई जाती हैं। अब यहां पर एक तेल नदी बहती है, नाम कोई बता सकता है, ठीक है, नाइजर, है ना, तेल नदी है। देखिए इसको याद रखिएगा, ये सवाना घास का मैदान है, कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आइए, तो दक्षिण अमेरिका में, है ना, तो यहाँ पे क्या है, लानोस है, सेल्वास है ना, कंपोज है, ये सारे के सारे घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे आपके, यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक। आगे चले, अब देखिए ध्यान से देखिए, शांत रहिए, सवाना कहां पाया जाएगा, देखिए ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, सवाना अफ्रीका में, ठीक है। लानोस कहां पाया जाएगा, वेनेजुएला में, कंपोस कहां पाया जाएगा, कंपास ब्राजील में, और पार्कलैंड कहां पाया जाएगा, अफ्रीका में, ठीक है। तो ये जो है इनका लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक। तो ब्राजील में जो है लानोस पाया जाएगा, कंपास पाया जाएगा, और वेनेजुएला और कोलंबिया में, है ना, ये सब दक्षिण अमेरिका में, ध्यान दीजिए ये अफ्रीका में है ना। सवाना फेमस है, और इसके बाद पार्कलैंड भी याद रखिए कि पार्कलैंड भी क्या है, अफ्रीका में है। ये दोनों के दोनों क्या है, दक्षिण अमेरिका में। देखिए बस केवल दो ही महाद्वीप में क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, कुल मिला के यही 4 ठो घास के मैदान है जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इनके अलावा अगर कुछ रहे तो आप तुरंत कह दीजिएगा कौन सा घास का मैदान है, शीतोष्ण है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आप 3 नाम याद रखिएगा मुख्य रूप से, तो एक तो आपका सवाना, फिर पंपास, फिर क्या होगा, क्या था, है ना, एक पंपास हो गया, सॉरी कंपास है, और एक लानोस है ना। कहां गया हो, देखिए कंपास है, कंपास या कंपोज भी कहते हैं, कंपास भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या, लानोस है, ठीक। इसके बाद क्या, पार्कलैंड भी याद कर सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है पार्कलैंड। इनको छोड़कर जो कुछ भी बच रहा है सब शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, सवाना अफ्रीका में, पार्कलैंड अफ्रीका में, ठीक है, कंपास दक्षिण अमेरिका, लानोस दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ठीक। अब देखिए तो कंपास क्या है, ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका, लानोस का है वेनेजुएला और कोलंबिया में, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। बस आपसे महाद्वीप पूछा जाएगा तो दक्षिण अमेरिका याद रखिए कि ये दोनों दक्षिण अमेरिका में। सवाना क्या है, अफ्रीका में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, ठीक है। पार्कलैंड है, ठीक है। देखिए यह पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया, इसे बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं। इसमें मतलब शिकार, यहाँ देखिए बहुत, अगर ये घास के मैदान नहीं होते तो पूरी तरह से क्या होता है, ये रूर क्षेत्र होता है पूरी तरह से, है ना। तो ये घास होते हैं, इसके वजह से यहाँ जानवर और सारी चीजों को क्या है, डेवलप होते हैं, फिर उन्हें मार कर क्या, वहां मनुष्य भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि इसी घास के सहायता से क्या होता है, ये लोग शिकार करते हैं, ठीक।
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की अगर बात करें, देखिए प्रेरीज आपको बताया उत्तरी अमेरिका में, है ना। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में पंपास, है ना। कंपास, पंपास, लानोस, ये सारे के सारे दक्षिणी अमेरिका के ही घास के मैदान है। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। स्टेपीज कहाँ है? यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों में है। मुख्य रूप से इसका विस्तार एशिया में है और वो भी रूस वाले इलाके में है, ठीक है। कैंटरबरी, है ना। कैंटरबरी कहाँ का है? तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड, है ना। इंपॉर्टेंट है कैंटरबरी। पुस्टाज कौन खा पी के हिस्ट पुष्ट हो गया? तो यूरोप वाले, हंगरी खास करके। और मंचूरियन, मंचूरियन आप जानते ही हैं, है ना। जैसे मंचूरियन का नाम याद आएगा तुरंत चाइना आएगा दिमाग पे, है ना। समझ पा रहे हैं ना? तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मंचूरियन कहाँ का है? चीन का है। अब देखिए अल्फा अल्फा एक घास है जो पौष्टिक घास है, ये अर्जेंटीना के पंपास घास के पाई जाती है। जो पंपास घास का मैदान है वहां पर जो घास पाई जाती है उसका नाम है अल्फा अल्फा। ये बहुत ज्यादा पौष्टिक है और इसको क्या करते हैं लोग अपने पशुओं को खिलाते हैं तो पशु बहुत बड़े पैमाने पे दूध देते हैं। दुधारू पशुओं को ये खिलाया जाता है ना। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाएगा? ठीक है, तो खास करके प्रेरीज और स्टेपीज वाला जो इलाका होगा, है ना, उसमें भी अगर बात करेंगे तो क्या किसका नाम है? यूक्रेन ना। यूक्रेन वाला जो इलाका है इसको गेहूं का कटोरा कहा जाएगा, ठीक है। गेहूं, है ना, गेहूं का यूक्रेन। तो प्रेरीज और स्टेपीज जो घास के मैदान है यहाँ क्या है, जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ है, गेहूं बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ये हो गया आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी उस कटिबंधीय मैदानों में वर्षा कम होती है, इसीलिए यहाँ पेड़ों की संख्या कम और घास की ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। तो एनाटॉमी, एनाटॉमी है आपका, ठीक। उष्णकटिबंधीय मैदानों में वर्षा कम होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो मैदान है वहां पे वर्षा कम होगी और पेड़ों की संख्या कम होगी और घास ज्यादा ऊंचाई तक होंगे, ठीक है, अधिक होती है, तो इसी को एनाटॉमी बोला जाता है। आगे देखिए, ठीक, बताएं। चलिए बस करते हैं, टॉपिक तो बहुत था। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम बताइए कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। जब समुद्र जो महासागर है, महासागर के जब पानी बड़े पैमाने पे चलने लगते हैं, बहने लगते हैं, तो उसी को हम जलधारा कहेंगे, है ना। जल में जब धारा बहने लगे तो उसे हम जलधारा कहेंगे, जलधारा। अब देखिए दो तरह के होंगे, एक होगा आपका गर्म जलधारा और एक होगा ठंडी जलधारा, है ना। गर्म जलधारा में बताइए क्या होगा? गर्म जलधारा में अगर हम गर्म जलधारा में बात करेंगे तो जब कभी भी धारा अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है तो उसे हम गर्म जलधारा कहेंगे। अगर कभी भी धारा ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है तो उसे हम कहेंगे ठंडी जलधारा, ठीक है। जब ध्रुव से विषुवत रेखा, देखिए ये जैसे पृथ्वी है, इसको हमने क्या, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, ये आपका पोल है। अगर पोल से जा रही है इधर तो इधर चूंकि बर्फ जमा हुआ है तो यहाँ से पानी ठंडा आएगा तो इसको ठंडी जलधारा। अगर इधर से जा रही है भूमध्य रेखा से, चूंकि यहाँ सूर्य चमकता है तो यहाँ का पानी गर्म होता है तो इसको कहेंगे गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा में अगर बात करेंगे तो गल्फ स्ट्रीम है आपका, गल्फ स्ट्रीम, है ना। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक प्रकार की गर्म जलधारा। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। इसके बाद ब्राजीलियन जलधारा भी है। ये तो नहीं पूछेगा भाई ब्राजीलियन, है ना, क्योंकि नाम पता चल जा रहा है कि ब्राजील के आसपास बहती है, ठीक। ब्राजीलियन जलधारा। इसके बाद एक काम हमने आपको बताया, एक जलधारा है, क्या नाम है उसका? तो गल्फ, ठीक है, ब्राजीलियन। और एक है क्यूरिसियो जलधारा, बहुत फेमस है क्यूरिसियो जलधारा। एक कहाँ है? जापान वाला इलाका है, ठीक। इसके बाद क्या है? ध्रुव से, ध्रुव से है लेब्राडोर, लेब्राडोर, ये आपके अटलांटिक महासागर में है।
ठीक है, नाम याद रखना है, लेब्राडोर। फिर ओयासिए, ओयासिए ये दोनों पूछे जाते हैं। ओयासिए कहाँ है? ये भी प्रशांत महासागर में है, ये अटलांटिक महासागर में है, और ये क्या है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ओयासिए जलधारा जापान के पास। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद बस यही है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है ना। यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि यूरोप में जो है फसलें बच जाती हैं, है ना, बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। अगर ये अगर धारा नहीं होती गल्फ स्ट्रीम, तो यूरोप क्या होता, 4-5 महीने के लिए पूरी तरह से जम जाता है ना। इसीलिए इसको हम कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल। यूरोप का गर्म कंबल है, या यूरोप के तापमान को जमने से बचाती है। लेब्राडोर आपको बताए कि यह एक ठंडी जलधारा है, और ये क्या होती है, न्यू, जहां देखिए, जहां जो है लेब्राडोर ऊपर से आ रही है और गल्फ स्ट्रीम नीचे से जा रही है, जहां दोनों मिल रहे हैं वहां मछली पकड़ने का केंद्र है, और उसका नाम क्या है? न्यू फाउंडलैंड, है ना, फाउंड लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ये मछली पकड़ने का विश्व का बहुत फेमस केंद्र है। आपसे पूछेगा कि न्यू फाउंडलैंड कहाँ है, तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, जहां क्या है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम धाराएं दोनों आपस में मिलती हैं, वहां पे होता है। यहीं पे क्या है, सार्गेसम सागर भी है ना। आगे चलें। विश्व का सबसे बेस्ट समुद्री रास्ता कौन सा है? आपको बताए, है ना, है ना, उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक में भी कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। ठीक, स्वेज नहर क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, यहाँ जो ए क्या है, केप ऑफ गुड होप, ये वह जगह है जहां से मतलब वास्को डी गामा क्या है, भारत आया था, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका महाद्वीप में केप ऑफ गुड होप जगह है जहां से होके भारत आया था। ठीक है, देखिए इस वाले, इसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो वास्को डी गामा यहाँ से चला था और यहाँ होके जो है भारत आया था। केप ऑफ गुड होप क्या है? वो जगह है जहां से होके वास्को डी गामा भारत आया था। स्वेज नहर क्या है? भारत दुनिया की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या है? इससे एकदम व्यापार नहीं होता है, क्योंकि इसमें गर्त पाई जाती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, अब हो गया। बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। ठीक है, बिग ट्रंक रूट भी कहा जाएगा, ये नाम भी आप याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर वाले को भी। आगे क्या है? किम्बरले। देखिए क्या है किम्बरले? खान है ना, हीरे की खान है दुनिया की। एक दुनिया के हीरे की खान है किम्बरले, है ना। अब आज तो हम बात नहीं किए इसके, अगले क्लास में बात करेंगे। तो किम्बरले क्या है? हीरे की खान है। ठीक, विश्व प्रसिद्ध क्या है? स्वर्ण राजधानी जो है, किसको कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण राजधानी। देखिए किम्बरले ये हीरा के लिए फेमस है ना। और इसके बाद जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है? जोहान्सबर्ग ये जो है आपका फेमस है स्वर्ण के लिए, स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोने पाए जाते हैं, किम्बरले में हीरा पाया जाता है। भारत में बताइए कोई हीरा का खान है? पन्ना, एकमात्र हीरे की खान जिसे हम पन्ना कहते हैं, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक, हीरे की खान, सॉरी सोने की खान केजीएफ, है ना। हाँ, जो मूवी आई थी इसी पे, केजीएफ, है ना, याद रखना है। केजीएफ कहाँ पे है? कर्नाटक में, है ना। सोने की खान केजीएफ है कर्नाटक में, पन्ना हीरे की खान है भारत की, भारत में हीरे की खान है। और एक चुंबी का माता, चुंबी का माता चिली में है, तांबे के लिए फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चुंबी, चुंबी का माता ये ना चिली में है, चिली में चुंबी का माता, चिली है ना वो। ठीक, चिली है, चिली। ये ये समझ रहा है ना, ये दोनों अफ्रीका में है, ये आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका में है। और दक्षिणी अमेरिका का जो चिली, जहाँ हम्बोल्ट जो है मरुस्थल है, जहाँ पे पेरू जो है नाम की जो जलधारा थी, अल्नीनो जलधारा थी, वहीं पे जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है तांबे की खान पाई जाती है। तांबा, तांबे के लिए फेमस है, तांबे के लिए।
है ना, विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान। अच्छा बताइए भारत के तांबे की खान, है ना, याद है किसी को? चलिए इसको बताइए। राज्य आपको हिंट दे रहे हैं, राजस्थान वाला है, ठीक है ना, तांबे की खान। अब देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, बताइए ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। एक मूंगा द्वीप है, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए ये मूंगा द्वीप है, मूंगा क्या है? एक समुद्री जीव है, कोरल कहते हैं, कोरल, है ना, कोरल है, ये हमेशा समूह में रहने वाले प्राणी है और 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, अगर इससे ज्यादा होगा ये मर जाते हैं, ठीक है। 21 से 23 डिग्री, खास करके 21 डिग्री इसके लिए तापमान की जरूरत होती है, ये पूछा गया पेपर में, ठीक है, मूंगा या कोरल। और भारत में जो लक्षद्वीप है ये पूरी तरह से मूंगे से बना हुआ द्वीप है और उसी में ग्रेट बैरियर रीफ भी क्या है? मूंगे से बना हुआ एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, देखिए दे ही दिया है, कोरल लीफ कहा जाता है, समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है, समुद्र का इसको बगीचा। एक्चुअली क्या होता है, जहां भी मूंगे चलते हैं ना, कई हजार करोड़ की संख्या में चलते हैं, तो आपको लगेगा कि यार कोई बगीचा है, इसीलिए जहां कहीं भी मूंगे पाए जाएंगे इसे क्या कहा जाएगा? बगीचा कहा जाता है, समुद्र का बगीचा, है ना। समझ में आ रहा है ना? जैसे समुद्र में ये लगेगा कि एक जीव बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब कोई घास है या कोई पेड़ पौधा चल रहा है, इसीलिए इसको समुद्र का बगीचा कहा जाता है। ये समूह में रहने वाले जीव, अकेले जैसे आप पृथ्वी पे जो है भेड़े रहती हैं सब एक साथ, उसी तरह से समुद्र में ये सब लोग एक साथ रहेंगे और मरेंगे तो सारे एक साथ मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो क्या होता है कि ये ऊपर चले आते हैं, धीरे धीरे वहां पे पेड़ पौधे उग जाएंगे, जमीन बन जाता है, तो उसको मूंगा द्वीप कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मूंगा चट्टाने हैं, मूंगा द्वीप है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ है, भारत का सबसे बड़ा आपका लक्षद्वीप है, भारत का सबसे बड़ा लक्षद्वीप है। देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह हिमालय का भाग है, लेकिन जो लक्षद्वीप है यह मूंगे से बना हुआ क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। आगे पिग्मी, पिग्मी क्या है? जनजाति है, आपको बताए पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाँ, कांगो बेसिन में, वही कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, ठीक है, याद आना चाहिए कि पिग्मी, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, दीमक, शुतुरमुर्ग, ठीक है, ये सारे क्या है? एक ही से कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में। कांगो या जायरे नदी याद है क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी, है ना, माई कर्क रेखा को, और लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो बेसिन ये दुनिया की सबसे कम कद वाले, सबसे छोटे इंसान है ना, और यहाँ पे बुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं, बुशमैन जनजातियां कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना में पाई जाती हैं, ठीक। एक पिग्मी जनजाति हो गया, एक कांगो बेसिन में, और बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल, ठीक। अच्छा अभी जल्दी में जो है टाइम है तो अभी जल्दी में जो है भारत में एक व्यक्ति थे जो साढ़े तीन करें 3 फुट के व्यक्ति थे, है ना, और 3 फुट के व्यक्ति थे, और कहा जाता है कि जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनको जो है उनके जो माँ बाप हैं उनके पिता से जो है सर्कस वाले आए मिले और कहे कि अपने लड़के को हमें दे दीजिए, 5 लाख रुपया हमसे ले लीजिए, है ना। लेकिन ये क्या किया, पूरी तरह से इनके माँ बाप कहे नहीं हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे, क्योंकि कद बहुत छोटा था, है ना, कद छोटा होने के नाते क्या है वो सर्कस वाले उन्हें खरीदना चाहते थे। लेकिन वो भी जब देखे कि हमारे पिता का झुकाव हमारे प्रति अच्छा है तो कहा जाता है कि बहुत मेहनत की, और मेहनत के अंत में नीट का एग्ज़ाम भी निकाले। जब नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए तो नीट जो भी एजेंसी है, वो जो कॉलेज वाले हैं वो इनका एडमिशन देने से मना कर दिए, कहें कि इनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, है ना। तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले गए, भाई हमारे अधिकार का क्या हनन है, और अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देती है, और पक्ष में फैसला देती है और फिर कहती है कि आप जो है नीट कर सकते हैं, और कॉलेज में कभी भी विकलांगता के आधार पे किसी को नीट या किसी एग्जाम में नहीं रोका जा सकता, और न ही उसे जो है एजुकेशन से वंचित किया जा सकता है।
इस तरह से इनके पक्ष में फैसला आया, है ना। और फिर डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं तो वहाँ भी जो है मजा लेते हैं। जैसे बताते हैं कि मतलब मेरा जीना ना बहुत मुश्किल हो जा रहा था समाज में, जहाँ भी जाते थे लोग मजा लेते थे, लेकिन अपना दिमाग बस एक ही चीज पे केंद्रित किए थे। आप इस समय जो है प्रेजेंट में वह मतलब क्या है कि शिक्षा के बहुत बड़े अधिकारी बने हैं, ठीक है, और वो काफी चर्चा में है इस समय। बता सकता है कोई उनका नाम? बताइए। हाँ, अरे ये ऐसे लोगों के लिए मिसाल है जिनका मतलब समाज क्या मजा लेता है। ठीक, ठीक है। देखिए, अच्छा, इनका नाम ना गणेश, गणेश है, गणेश, गणेश बारिया, ठीक है। देखिए, अगर कुछ ना कुछ लोगों को अगर भारत में छोड़ दिया जाए, जैसे बिजनेसमैन हुए बड़े बड़े, है ना, या आपके पिता जो है बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मतलब कुछ लोगों को अगर कुछ मतलब 1% आप कह सकते हैं, 1% लोगों को छोड़ देना, तो उसके बाद जो है 99% लोगों को आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है पढ़ाई। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको गलत फहमी माइंड में बैठ रहा है कि टिकटॉक या इस टाइप के वीडियो से आप फेमस हो जाएंगे, तो कभी नहीं, है ना। एकमात्र पढ़ाई ही वह अंतिम लक्ष्य है जो मतलब आप अपने अपने आप को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। सोचिए, आज जो है अगर वो मतलब पढ़ाई नहीं किए होते और समाज के मजा लेने से भय से स्कूल नहीं जाते, जहाँ भी जाते थे ना सारे लोग मजा लेते थे, लेकिन आप सोचिए कि इन सब को बदलते हुए, लगातार लड़ते हुए, समाज को झेलते रहे, अपने दोस्तों को झेलते रहे, अंत में पढ़ाई किए, डॉक्टर भी बने, उसके बाद भी झेल रहे थे। अब डॉक्टर सबसे बड़े अधिकारी बन गए हैं, अब सारे डॉक्टर क्या उनके सामने लाइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखा, एकमात्र तरीका है हम लोगों को आगे बढ़ने का, जितने भी लोग हैं, एकमात्र तरीका है पढ़ाई। अगर आप मेहनत करेंगे तो अपने आप को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं, अपने एक तरह से जात पात संप्रदाय इन सारी चीजों से आप ऊपर उठ जाएंगे जब कभी जो आप मेहनत करके कुछ पा लेते हैं। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं ना, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।